नमस्कार। आज हम पृथ्वी से बहुत दूर मतलब हमारे सौरमंडल और उससे भी आगे कुछ अनोखे महासागरों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ पानी वाले समुद्र नहीं है जो शायद बर्फ की मोटी चादरों के नीचे छिपे हों। बिल्कुल। कुछ तो तरल मीथेन जैसी एकदम अलग चीजों से बने हैं। सही कहा। और आज हम जो बात करेंगे वो ब्रह्मांडीय महासागर पृथ्वी से परे जीवन के कुछ हिस्सों पर आधारित होगी। तो हमारा मकसद है इन अजीब समुद्री दुनियाओं को समझना है ना, देखना कि ये पृथ्वी से कितनी अलग है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ किसी तरह का जीवन पनप सकता है? शुरुआत यूरोपा से करते हैं। बृहस्पति का चांद, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि उसकी मोटी बर्फीली सतह के नीचे पृथ्वी के सारे समुद्रों को मिला दें, उससे भी दुगना पानी हो सकता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। पर पानी ही क्यों? मतलब जीवन के लिए पानी इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, पानी एक कमाल का सॉल्वेंट है। मतलब ये बहुत सारी चीजों को, जैसे पोषक तत्वों को अपने अंदर घोल लेता है। अच्छा। और ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, जीवन के लिए जरूरी वाले, वो पानी में ही आसानी से हो पाते हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, बाहरी दुनिया के समुद्र सिर्फ पानी के नहीं है। शनि का चांद है टाइटन, वहां शायद अमोनिया पानी का मिक्सचर हो। और एनसेलाडस, वो भी शनि का ही चांद है। हाँ, एनसेलाडस, उसका समुद्र तो खारा है और हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है। इतनी ज्यादा हाइड्रोजन कि वो गैस अंतरिक्ष में फव्वारों की तरह फूटती है। कमाल है। अच्छा, यूरोपा पर वापस आते हैं। मैंने सुना हबल टेलीस्कोप ने भी वहां पानी के फव्वारे जैसे देखे हैं। हाँ, कुछ संकेत मिले हैं। तो इसका मतलब है कि उस मोटी बर्फ के नीचे एक विशाल, शायद नमकीन महासागर है। पर उसे गर्मी कहाँ से मिलती है इतनी दूर सूरज से? वो गर्मी बृहस्पति के अपने जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आती है। इसे ज्वारीय तापन या टाइडल हीटिंग कहते हैं। अच्छा, ज्वारीय तापन। हाँ, मतलब बृहस्पति यूरोपा को थोड़ा थोड़ा खींचता और मरोड़ता रहता है। इससे उसके अंदरूनी हिस्से में घर्षण होता है, रगड़ पैदा होती है और उसी से गर्मी बनती है जो पानी को तरल रखती है। दिलचस्प। और फिर वो शनि का दूसरा छोटा चांद एनसेलाडस, जिसके फव्वारों की आप बात कर रहे थे, वो तो और भी ज्यादा रोमांचक लगते हैं। हाँ, क्योंकि जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट उन फव्वारों के बीच से गुजरा ना, तो उसने सिर्फ पानी की भाप नहीं देखी। तो क्या देखा? उसने कार्बनिक अणु पकड़े, रेत के कण यानी सिलिका, और आणविक हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन गैस, ये वही है जो पृथ्वी पर गहरे समुद्र में कुछ माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। उनके लिए ये भोजन है, रासायनिक ऊर्जा का स्रोत। और हाल ही में तो फास्फोरस मिलने की भी बात सामने आई है। फास्फोरस? हाँ, वो तो डीएनए और सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसेलाडस के समुद्र तल पर क्या वैसे ही गर्म पानी के झरने हो सकते हैं जैसे पृथ्वी पर होते हैं, वो ब्लैक स्मोकर्स? संभावना तो बहुत ज्यादा है। देखिए, पानी है, कार्बनिक अणु हैं, ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है, और जरूरी तत्व फास्फोरस भी। ये सब मिलकर एनसेलाडस को जीवन की खोज के लिए एक बहुत ही हॉटस्पॉट बनाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब पानी और गर्मी से थोड़ा हटकर शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर चलते हैं। वहां का नजारा तो कहते हैं बिल्कुल ही अलग है। एकदम अलग। सोचिए, -180 डिग्री सेल्सियस तापमान। बाप रे। और वहां पानी की नदियां झीलें नहीं, बल्कि तरल मीथेन और इथेन की हैं। क्रैकन मारे नाम का एक समुद्र है वहां, वो पृथ्वी के कैस्पियन सागर से भी बड़ा है। मीथेन का समुद्र और नदियां झीलें भी, क्या वहां बारिश भी मीथेन की होती है? हाँ, बिल्कुल। नासा का ह्यूजेंस प्रोब जब 2005 में वहां उतरा था, तो वो वाकई मीथेन के गीले कीचड़ जैसी सतह पर ही लैंड हुआ था। वहां मीथेन की बारिश होती है, हवा से मीथेन की लहरें बनती हैं, तटरेखाएं हैं। सच में एक एलियन दुनिया। पर सवाल फिर वही, इतने ठंडे तापमान पर और पानी की जगह मीथेन में क्या जीवन पनप सकता है? क्या कोशिकाएं किसी और चीज से बन सकती हैं? ये मिलियन डॉलर नहीं, बिलियन डॉलर सवाल है। देखिए, टाइटन के वायुमंडल में थोलिन्स नाम का एक जटिल कार्बनिक धुंध है। थोलिन्स? हाँ, ये शायद जीवन बनने से पहले के जो जरूरी केमिकल होते हैं ना, वो बना रहा हो। और वैज्ञानिकों ने यह भी सोचा है कि शायद एक्रिलोनाइट्राइल जैसा कोई अणु। एक्रिलोनाइट्राइल? हाँ, वो टाइटन के ठंडे मीथेन में शायद कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जैसी संरचना बना सकता है, जैसे हमारे शरीर में फैट पानी में मेम्ब्रेन बनाते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, -180 डिग्री पर केमिकल रिएक्शन बहुत बहुत धीमे होंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। मतलब जीवन की हमारी परिभाषा शायद थोड़ी और लचीली करनी पड़े। और क्या सौरमंडल में और भी जगह हैं जहां ऐसे छिपे हुए महासागर हो सकते हैं? संकेत तो हैं।
नेपच्यून का चांद है ट्राइटन, वहां से नाइट्रोजन गैस के फव्वारे निकलते हैं, शायद अंदर कोई महासागर है जो गर्मी दे रहा है। और प्लूटो, उसे तो हम जमी हुई दुनिया मानते थे। हाँ, लेकिन न्यू होराइजन्स मिशन ने वहां कुछ चौंकाने वाला देखा। ऐसा लगता है कि वहां बर्फ के पहाड़ शायद अमोनिया मिले पानी के एक चिपचिपे गाढ़े से करीब 100 किलोमीटर गहरे महासागर पे तैर रहे हैं। 100 किलोमीटर गहरा महासागर प्लूटो पर? वाह, मतलब हमारा सौर मंडल तो इन तरल दुनियाओं से भरा पड़ा है एक तरह से। लगता तो यही है। और हमारे सौर मंडल से परे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में क्या वहां भी ऐसे महासागर मिल रहे हैं? वहां भी उम्मीदें बढ़ रही हैं। K2-18b जैसे ग्रहों की खोज हुई है। इन्हें हाइसियन दुनिया कहा जा रहा है। हाइसियन मतलब ऐसे ग्रह जहां हाइड्रोजन से भरा मोटा वायुमंडल हो और उसके नीचे विशाल महासागर। हो सकता है कि ऐसी महासागर वाली दुनियाएं पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों से ज्यादा आम हो पूरे ब्रह्मांड में। तो मतलब रहने लायक जगह की परिभाषा बदल रही है। जरूरी नहीं कि सतह पर ही सही तापमान हो। हाँ, ये खोजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। शायद जीवन सतह के तापमान पर उतना निर्भर ना हो जितना हम सोचते थे। तो फिर इन अंधेरी बर्फीली गहराइयों में या मीथेन की झीलों में जीवन खोजेंगे कैसे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, लेकिन मिशन तैयार हो रहे हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर वो 2024 में लॉन्च हो चुका है। वो यूरोपा के पास से कई बार गुजरेगा। और क्या करेगा? बर्फ के आर पार देखने वाले रडार से उसके महासागर का नक्शा बनाने की कोशिश करेगा, फव्वारों की जांच करेगा, और फिर टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन है। ड्रैगन फ्लाई? हाँ, वो 2030 के दशक में जाएगा। वो एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन होगा जो उड़ उड़कर टाइटन की सतह और झीलों की जांच करेगा। एक उड़ने वाला ड्रोन टाइटन पर, कमाल है। और ये मिशन खोजेंगे क्या? मतलब किस तरह के सबूत? हम बायो सिग्नेचर खोज रहे हैं, जीवन के संकेत। बायो सिग्नेचर जैसे गैसों का असामान्य संतुलन, मान लीजिए मीथेन या ऑक्सीजन उम्मीद से ज्यादा मिलना, या कोई खास तरह के जटिल अणु जो सिर्फ जीवन ही बनाता हो, या फिर शायद माइक्रोब्स के फॉसिल या कोशिका जैसी दिखने वाली संरचनाएं। सोचिए जरा, अगर एनसेलाडस के उन फव्वारों में एक छोटा सा माइक्रोब भी मिल जाए। हाँ, तो ये साबित हो जाएगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी का कोई अनोखा संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में कहीं भी सही परिस्थितियां मिलने पर पनप सकता है। एक कॉस्मिक घटना है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि जीवन शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर और लचीला है। अब जैसे पृथ्वी पर ही वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं ना, जो खौलते पानी में या बर्फ के नीचे भी जी लेते हैं। बिल्कुल, ये सारी खोजें यही दिखाती हैं कि ब्रह्मांड शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा नम और जीवन की संभावनाओं से कहीं ज्यादा भरपूर हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन ज्ञात तरल संसारों से भी परे और किन अकल्पनीय जगहों पर, किन अनोखे रूपों में जीवन मौजूद हो सकता है, जिसके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया।